So in the last class we were discussing about the asexual mode of reproduction. हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए. आज हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी. फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी. तो देखें कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि उसकी ज़रूरत क्या है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब एक सिंगल पेरेंट से ही काम चल जा रहा है, दूसरा वो उसमें एनर्जी भी कम खर्च हो रही है, तो फिर हम उसी मोड को ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं कर रहे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हों, डेवलप्ड एक वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ज़रूरत है, गैमेटोजेनेसिस भी करवाना पड़ रहा है, बहुत एनर्जी लग रही है, ऐसा काम करना ही क्यों, ऐसे इसकी ज़रूरत क्या है. तो देखो, हमने एक बात ये करी थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होता है. वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज़, राइट. तो वो जो बारीक सा थोड़ा सा जो डिफरेंस हो रहा है, वो डिफरेंस बहुत लॉन्ग टर्म में किसी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं होता. हाँ, क्योंकि इस तरह का जो वेरिएशन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्लाइट वेरिएशंस आते हैं, दे आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इनएक्यूरेसीज और एरर्स इन डीएनए कॉपीइंग. डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर्स आते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है. ये कभी भी बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं हो सकता. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत हल्का सा वेरिएशन ही हो पाता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा वेरिएशन हो जाएगा तो जो सेल्यूलर एपरेटस है उसके साथ डीएनए की कंपैटिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और जो ये नया लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बन रहा है वो डेड हो जाएगा. तो ऐसा ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए वेरिएशन बहुत ही थोड़ा सा हो पाता है. अगर कभी ज़्यादा वेरिएशन हो भी जाता होगा तो फिर वो प्रोजेनी जो है वो सर्वाइव ही नहीं करती होगी. तो ये चीज़ क्लियर हो गई इस बात से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन बहुत स्मॉल डिग्री में ही पॉसिबल है. वो भी इसलिए होता है कि देयर आर सम एरर्स इन डीएनए कॉपीइंग. तो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि वेरिएशन इज़ गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ इन लॉन्ग रन, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज अक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड आफ्टर फ्यू जनरेशन देयर विल बी अ लार्ज डिग्री ऑफ वेरिएशंस, विजिबल वेरिएशंस हो जाएंगे. तो कम समय में रैपिडली अगर वेरिएशन करना है तो दो इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पेरेंट होने चाहिए, जो कंट्रीब्यूट करेंगे अपना अपना डीएनए टू गेट कंबाइंड विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म अ जाइगोट. और ये जो जाइगोट, जो नई सेल बनेगी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें ज़्यादा वेरिएशन आएगा, क्योंकि द जेनेटिक मटेरियल इज़ बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. दोनों का अलग अलग टाइप का डीएनए जब आपस में मिलेगा तो उनके आपस में मिलने से ज़्यादा डिग्री ऑफ वेरिएशन होगा, है ना. तो ये बात हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा एम है, दैट इज़ टू प्रोवाइड द मैक्सिमम वेरिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन मिले, उसकी बात कर रहे हैं. अब ये जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब उनकी स्पीशीज़ को, इंडिविजुअल को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज़ हैं वो लॉन्ग रन तक विद द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने आप को कंपैटिबल बना पाएंगी और सर्वाइवल उनका पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है. तो इसके लिए जो दो इंडिविजुअल जिनको हम पेरेंट्स बोल रहे हैं, अगर सीधा सीधा उनके जेनेटिक मटेरियल को आपस में मिला दिया जाए तो फिर तो उनका जेनेटिक मटेरियल, मतलब उनका डीएनए डबल इन क्वांटिटी हो जाएगा, और फिर इस तरह से जो जाइगोट बनेगा वो अपने पेरेंट सेल्स जैसा जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब पेरेंट सेल्स जैसा सेल्स नहीं बन पाएंगे इस तरह से. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनमें लाइनिएज ऑफ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, और वो सेल्स एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न करती हैं जिनको हम मियोसिस बोलते हैं. मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाला सेल डिवीज़न है, जिस डिवीज़न के बाद जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वो हाफ हो जाता है. और ये हाफ क्रोमोसोम्स वाली जो सेल्स बनती हैं, इनको हम जर्म सेल्स या गैमेट्स बोलते हैं. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
कंसेप्ट आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न होता है मियोसिस। उस मियोसिस से जो सेल्स बनती हैं वो सेल्स जर्म सेल्स या गैमेट्स कहलाती हैं। These germ cells have the genetic material or DNA half as compared to the somatic cells. सोमैटिक सेल्स जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, बॉडी की सेल्स, हाँ, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स, अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब बॉडी की सेल्स, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल्स, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 46 है, मतलब देयर आर 23 पेयर्स, 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो जर्म सेल बनेगी या गैमेट बनेगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ इट यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, ये बात हमेशा के लिए याद कर लें कि उस तरह की सेल्स को जो कि सोमैटिक सेल्स हैं जिसमें सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको तो हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। और मियोसिस से जो जर्म सेल्स बनती हैं, गैमेट्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। दीज हैप्लॉइड गैमेट्स, डिप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2n। n इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स असाइंड टू अ स्पीशीज। जैसे कि 23 पेयर्स होने चाहिए ह्यूमंस में, तो 23 हमारा n का वैल्यू है ह्यूमंस का, 2 इंटू 23 46। हाँ, 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब डिप्लॉइड सेल है, तो इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड सेल को वो हाफ ऑफ 2n है, इसलिए उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो गैमेट्स है दे आर हैप्लॉइड सेल्स, they will fuse with each other at the time of fertilization। गैमेट्स कौन है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जब आपस में दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट a haploid cell zygote will be formed. Zygote is 2n. Zygote is a diploid cell. Gametes are haploid cells. So two gametes, one male and one female, contributed by the male parent and the female parent, the father and the mother, when fused with each other during the process of fertilization form zygote, and this is the first cell of the next living organism to be produced by the process of sexual reproduction. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे, प्लांट्स के बारे में और ह्यूमंस के बारे में। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कि जो प्लांट्स के बारे में जब आप सीखेंगे, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो एक तो ये वाला डायग्राम हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी लेबलिंग हमको पता होनी चाहिए। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको। हम कुछ इस तरह का उसका पिस्टिल बना लेते हैं। पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। उसमें सेपल्स हैं, रिसेप्टिकल है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है,
बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ होते हैं। ये थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो बुक वाला डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये भी बना सकते हो, वैसे वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये पेटल्स है जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इनके स्ट्रक्चर की लेबलिंग हमको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर we will show ovule and two polar nuclei है। तो अगर हम इन्हें देखें और इनको लेबल करें, इस डायग्राम को लेबल करें, तो ये सेंटर में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखता है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, नीचे ओवरी है। यहाँ पर फीमेल जर्म सेल है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। और ऊपर की तरफ दो पोलर न्यूक्लिया है जिनके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये पूरा, जिसको हम स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन बोलते हैं। इसके दो हिस्से हैं, ऊपर एंथर और नीचे फिलामेंट। इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। पोलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल होती है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। और कम से कम ये सारा नहीं भी लिखो तो ये सब लेबलिंग, सेपल्स, ओवरी, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एक्चुअली सब पिस्टिल में आता है, एंथर, फिलामेंट स्टैमेन में आता है, पेटल्स एंड सेपल्स, कम से कम इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो ये वाला डायग्राम बनाना है। ये तो इजी टू ड्रॉ है कंपेरेटिवली, है ना। यहाँ पे अपन देखें अगर इस स्ट्रक्चर को तो हमारा जो पिस्टिल है वो बनाया हुआ है और उसमें पोलन का जर्मिनेशन दिखाया हुआ है। पोलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज टू द स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ डिज़ायरेबल, ये अच्छा है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही हमको दो डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट्स का होने वाला क्रॉस का बेनिफिट मिलता है। मतलब द जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइडेड बाय कंट्रीब्यूटेड बाय टू डिफरेंट प्लांट्स अगर होंगे फ्रॉम द सेम स्पीशीज़ तभी वेरिएशन हाई डिग्री में मिलेगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस है। हाँ, जो वेरिएशन ज़्यादा मिले उसके लिए तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर गया, या सेम प्लांट के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन निकला और दूसरे वाले के स्टिग्मा पे गिर गया, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इट इज़ एज गुड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जैसे भी आया हो, द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और मतलब पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो एंथर सेम प्लांट का है, सेम फ्लावर का है या किसी और फ्लावर का है,
किसी और प्लांट का है वो अलग बात है। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरने के बाद में इसमें से ये जर्म सेल ग्रो करती है। जर्म सेल ग्रोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ केमिकल रिलीज बाय द ओवरी। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। ये कीमोट्रोपिज्म कर रही है, पोलन ग्रेन बढ़ती बढ़ती नीचे चली गई, इसमें से मेल जर्म सेल, यहाँ पे सिंगल दिखाया हुआ है, वैसे 2 जर्म सेल एक साथ आते हैं, एक तो फीमेल जर्म सेल यानी ओव्यूल के साथ में कंबाइन हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज द फर्टिलाइजेशन नंबर 1। एक और न्यूक्लियस आता है, वो जा कर के यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियस है उनके साथ में कंबाइन हो जाता है, हाँ। और एक जैसे जाइगोट डिप्लॉइड सेल था, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, 2n स्ट्रक्चर था, वैसे ही यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पहले से थे और एक आकर के कंबाइन हुआ है तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ बना था जाइगोट, यहाँ पे बना है एंडोस्पर्म। ये जाइगोट जो यहाँ बना है इट विल डिवाइड, सेल डिवीज़न करेगा ये, और सेल डिवीज़न करते 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 ये ग्रेजुअली एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो ही फ्यूचर प्लांट है जिसके चारों तरफ कॉटिलिडन्स डेवलप हो जाएंगे लाइक दिस, एंड दिस विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। ये सीड बन जाएगा। तो जाइगोट से सीड बनता है। ये जो एंडोस्पर्म है इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है आपकी बुक में, लेकिन ये एंडोस्पर्म भी ऐसे डिवाइड करेगा और ये ओवरी स्वेल हो जाएगी। दिस स्वोलन ओवरी इज नथिंग बट अ फ्रूट। तो हमारा फ्रूट जो है वो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर से बना है और ये जो फ्रूट है ये स्वोलन ओवरी है, ठीक है। ऊपर की सब चीज़ें ये और बाकी सारा सपोर्टिव जो पेटल्स है और स्टेमन है वो सब गिर जाएगा और सिर्फ एक स्वोलन ओवरी बचेगी जिसको हम फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट में होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ये होता है। ये वाला डायग्राम हमको ठीक से बनाना आना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार दिखाई दे रहा है इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो सीड बन रहा है और एक फ्रूट बन रहा है ना। एक तो बन रहा है जाइगोट, जाइगोट से बन रहा है सीड, सीड में एम्ब्रियो है जो कि फ्यूचर प्लांट है, और दूसरा है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डिवाइड करके फ्रूट बना लेगा। तो ये सीड्स जो होते हैं दे कीप प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। उनको नरिशमेंट भी मिलता रहता है, वो प्रोटेक्टेड भी रहते हैं एडवर्स कंडीशन से। लेकिन जब फ्रूट राइप हो जाता है तो ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये सॉइल में जर्मिनेट होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। दिस इज़ अ डाइकॉट सीड। डाइकॉटिलिडन, देयर आर 2 कॉटिलिडन्स, इन दोनों को हम कॉटिलिडन बोलते हैं। कॉटिलिडन में फूड स्टोर्ड रहता है, बीच में फ्यूचर प्लांट दिख रहा है जो कि एक्चुअली एम्ब्रियो है। उसके 2 हिस्से दिख रहे हैं, प्लम्यूल एंड रेडिकल। देखो, एक प्लम्यूल ऊपर वाला, रेडिकल नीचे वाला। प्लम्यूल इज़ फ्यूचर शूट यानी फ्यूचर स्टेम, रेडिकल इज़ फ्यूचर रूट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि इसमें से नया प्लांट बनते समय एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन सबसे पहले रेडिकल ग्रो करता है। हाँ, रेडिकल भी कब ग्रो करेगा? जब यहाँ पे एक होल है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ पर एक ये हाइलम है, हाइलम के थ्रू ये अपने पॉट से जुड़ा हुआ है, प्लांट से जुड़ा हुआ है। जब ये टूट जाता है तो उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यहाँ से वाटर एंटर करता है इसमें। कहाँ से? माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल वर्ड हमने ओवरी में भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये अलग माइक्रोपाइल है। दिस इज़ द प्लेस ऑन अ सीड थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू इट। तो व्हेन वाटर एंटर्स इनटू इट तो इसका जो रेडिकल है वो ग्रो करता है और वो पहले ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ मूव करने लगता है। जब वो मूव करता है तो उसमें से साथ साथ दूसरी ब्रांचेस भी निकलती जाती हैं और वो इसको इस तरह से पुश करता है कि ये थोड़ा हवा में आ जाता है। मैंने आपको जो ये वाला करवाया था, ये वाला लेक्चर जब हम कर रहे थे उस समय मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था
जिसमें पूरा सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो ये जो प्लम्यूल होता है ये बाद में ग्रो करता है और इस तरह से जैसे यहाँ पे दिख रहा है इससे कुछ लीव्स निकल जाती हैं। अब ये कॉटिलिडन्स श्रिंक होने लगते हैं क्योंकि स्टोर्ड फूड की अब ज़रूरत नहीं है। जब लीफ बन गई तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा और अब एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है जिसमें रूट्स भी होंगी, शूट भी होगा, ब्रांचेस भी होंगी, लीव्स भी होंगी। तो एक डिफ्रेंशिएटेड प्लांट यहाँ पे इस तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। ये प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। तो आपको ये वाले डायग्राम की लेबलिंग की प्रैक्टिस खूब करनी है एक, और दूसरा जो ये डायग्राम हमने सीखा है ये वाला, इसका भी पूरा डायग्राम बना के लेबलिंग। ये यहाँ पर एक्चुअली पोलन ट्यूब का मूवमेंट है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन है ना। लेकिन ये एक्चुअली पूरा डबल फर्टिलाइजेशन इसी डायग्राम से आता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछें या फर्टिलाइजेशन इन प्लांट के बारे में पूछें, जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में पूछें, यही वाला डायग्राम चलेगा, है ना। आपको यही डायग्राम दिखाना है। सीड्स के बारे में पूछेंगे तो हम ये बता सकते हैं। हालांकि सीड्स के डायग्राम में आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा एक एडिशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो हमारा सीड है वो हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि उसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के दो पार्ट, ये रेडिकल वो प्लम्यूल, और उसके साथ में जुड़ा हुआ दोनों साइड पर एक एक कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन के ऊपर एक थोड़ा सा एक लेयर और है। कॉटिलिडन जो है वो 2 लेयर्ड है। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं टेस्टा, अंदर वाली लेयर को कहते हैं टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन आर द लेयर्स एंड देन दीज टू आर द कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स को हम सीड लीव्स भी बोलते हैं और इसमें फूड स्टोर्ड रहता है। देन दिस इज सेंट्रल एम्ब्रियो जिसमें ऊपर की तरफ आपका प्लम्यूल है और नीचे रेडिकल है। प्लम्यूल, रेडिकल, कॉटिलिडन, टेगमेन, टेस्टा, ये सब चीज़ें हमको जब देखते हैं तो ये पता होना चाहिए कि टेस्टा, टेगमेन और कॉटिलिडन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का पार्ट है प्लम्यूल और रेडिकल ओनली। ये इसका एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। इसके ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल कहलाता है। हालांकि वो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत शायद हमको नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी बुक में नहीं दी हुई जो चीज़ उसको तो ठीक है छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास ये ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि कॉटिलिडन्स और टेस्टा एंड टेगमेन आर नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर फोकस करते हैं। कल पहले इनके क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन जो भी इसमें से बनते हैं, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और उनके क्वेश्चन के बारे में बात शुरू करेंगे। थैंक यू।